हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन उत्तरा क्लासेस। इस सेशन में हम एक जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को बहुत लॉजिकली समझेंगे। कंपनीज एक्ट को डिस्कस करने से पहले अगर आप कोई भी एक्ट को रीड करना चाहते हैं, कोई भी लॉ को समझना चाहते हैं, तो आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक एक्ट को रीड करना चाहिए। ये दो पॉइंट ऑफ व्यू कौन से हैं? एक पॉइंट ऑफ व्यू है गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट कोई एक्ट लेकर आ रही है तो उसका क्या पर्पस है, क्या रीजन है, किस इंटेंट से वो एक्ट लेकर आया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है उन लोगों का जिनके ऊपर एक्ट अप्लाई करेगा। उनके लिए तो गलत नहीं है कुछ। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट लेकर आई तो गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? गवर्नमेंट कह रही है हमें इंडिया के डेवलपमेंट के लिए पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो हम आज से आपकी इनकम के ऊपर, लोगों की इनकम के ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं। आप थोड़ा सा टैक्सेस की पेमेंट करें, हम इंडिया के डेवलपमेंट में वो खर्चा करेंगे। अब सिटीजन जो इंडिया के सिटीजन है उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, तो वो कह रहे हैं हाँ जी, हम भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, हम भी टैक्सेस की पेमेंट करना चाहते हैं। बट साथ ही साथ आप ध्यान रखना, गवर्नमेंट को कह रहे हैं आप ध्यान रखना कि जिनकी इनकम कम है उन पे थोड़ा सा कम टैक्स लगे, और जिनकी इनकम ज्यादा है उस पर थोड़ा ज्यादा टैक्स लग जाए। तो गवर्नमेंट ये बातों को ध्यान में रखते हुए, लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्लैब लेकर आई है कि जिसकी इनकम एक थ्रेशोल्ड तक है उसको टैक्स नहीं देना, जिसकी इनकम कम है उसके लिए रिबेट्स वगैरह है, मिडिल इनकम वाले को थोड़े कम टैक्सेस है, और जिनकी ज्यादा इनकम है उनके लिए ज्यादा टैक्सेस है। तो हमें समझ में आता है कि एक्ट को समझने के लिए हमारे दो पॉइंट ऑफ व्यू होने जरूरी है। अब सर कंपनीज एक्ट को हम पढ़ने वाले हैं, तो कंपनीज एक्ट में क्या पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनीज एक्ट का क्या पर्पस है? देखो, सबसे पहली बात, गवर्नमेंट लेकर आई आपके लिए एक एवेन्यू। कंपनीज एक्ट के थ्रू आपको एक एवेन्यू प्रोवाइड करा गया। अगर आपको एक एसोसिएशन बनाना है लोगों का, आपको मिलकर काम करना है लोगों के साथ, तो बोला अगर आपको एक एसोसिएशन बनाना है तो उसके अंदर झगड़े हो सकते हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको एक तरीका बता रहे हैं कि आप कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। आप एक कंपनी के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है? आप कंपनीज एक्ट में आके बोल रहे हैं हाँ जी, हम ये वाली एसोसिएशन के फॉर्म में काम करना चाहते हैं। अब अगर आपने कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो इसमें जो भी प्रोविजंस लिखे हुए हैं ताकि आपकी लड़ाइयां ना हो, जो भी मिलके काम कर रहे हैं उन सबके इंटरेस्ट को टेक केयर करा जा सके, उसके रिस्पेक्ट में कंपनी का एक लॉ बना देगा जिसको गवर्नमेंट ने बोला इसको फॉलो करके आप काम करेंगे। अब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो एक कंपनी से डील कर रहे हैं, या फिर कंपनी के अंदर के बंदे हैं, कंपनी के मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन सभी को एक तसल्ली होगी कि यार एक एक्ट है और गवर्नमेंट जिसके ऊपर ध्यान रख रही है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का थोड़ा सा कंट्रोल है, तो यहाँ पर कोई फ्रॉड होने के चांसेस थोड़े से कम है, गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत चेक है। तो यहाँ पे हमें इतनी बात समझ में आती है कि कंपनीज एक्ट को लाने का पर्पस क्या है। चलो, उसके बाद अब इसके अंदर हम कोई भी सेक्शन को रीड करेंगे तो आपको समझना है। अगर कंपनीज एक्ट फॉर एग्जांपल बोलता है कि आपको कंपनी चलानी है, अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने की रिक्वायरमेंट है, सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 4 बोलता है। अब आपको समझना है ऐसा क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने क्यों बोला। गवर्नमेंट कह रही है इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इतने सारे लोग मिलकर कंपनी पे रिलाय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने की रिक्वायरमेंट हम डाल देते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा, फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने बोला कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, सेक्शन नंबर 129 के अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उसको ऑडिट करवाएंगे। तो ऐसे सारे के सारे लॉस, ढेर सारे लॉ कंपनी एक्ट के अंदर डाल दिए गए। अब हम कंपनीज एक्ट को डिस्कस करने से पहले कुछ ऐसे वर्ड को समझेंगे जो कहीं ना कहीं थोड़े से सिमिलर साउंड करते हैं, उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसको समझेंगे। जैसे कि ये वर्ड है, एक है एक्ट, एक है रूल्स, एक है फॉर्म्स, एक है नोटिफिकेशन, एक है सर्कुलर और एक है रेगुलेशंस। इन सबका मतलब समझते हैं, इसमें आपस में क्या फर्क है। सबसे पहली बात, एक्ट क्या होता है? देखो, एक्ट बनाने की जो पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि हमारे यहाँ पे दो गवर्नमेंट का फॉर्म है, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लेवल पे लॉज बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट के रिस्पेक्ट में लॉज बनाती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246 में लिखा गया है कि कुछ मैटर्स के रिस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएगी। ये है यूनियन लिस्ट, उन बातों को लिख देगा। फॉर एग्जांपल, डिफेंस को लिख दिया गया कि डिफेंस के रिस्पेक्ट में लॉज बनाएगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेलवेज के रिस्पेक्ट में लॉज बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसी एक स्टेट लिस्ट है जिसमें लिख दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है किसी मैटर्स के रिस्पेक्ट में लॉ बनाने की। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस के रिस्पेक्ट में जो वहां का ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके रिस्पेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लॉ बनाएगी।
वो एक्ट बनाएगी। उसके अलावा एक और लिस्ट है जो कि है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों सेंटर और स्टेट लॉ बना सकते हैं इन बातों के ऊपर। उसका एक एग्जांपल है एजुकेशन। आपको बोर्ड के बारे में पता होगा, एक सेंट्रल बोर्ड है जो पूरे इंडिया पे अप्लाई करता है, आपकी मर्जी है, स्टेट की मर्जी है, वो अपने स्टेट का बोर्ड चला ले या फिर वो एक सेंट्रल बोर्ड पे अप्लाई कर ले, अपना जो स्कूल वगैरह वो चला ले, ठीक है ना। तो एजुकेशन के ऊपर दोनों के पास पावर है, सेंटर के पास भी, साथ में क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास भी। सर हमें समझ में आता है। चलो अब हम इन वर्ड्स को समझते हैं। एक्ट, रूल्स, फॉर्म, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड रेगुलेशन, इसमें आपस में क्या फर्क है। देखो, एक्ट जो पास होता है वो अगर सेंटर के लेवल पे बात करें तो वो पार्लियामेंट से पास होके आता है और वो पूरे इंडिया पे जिस पे भी वो एक्ट लगाया गया उसको अबाइड करना पड़ता है उससे। तो एक्ट हमें समझ में आता है कि जो हमने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट कर रखा है, हमने वोट करा है, वो हमारे पे लॉस को लगा रहा है, हमें मानना पड़ेगा, ऑर्डर मेंटेन करना है। तो जो एक्ट है वो पास होके आता है पार्लियामेंट से। इसका जो तरीका है वो ये है कि जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो कहते हैं हमें एक मैटर के ऊपर एक कंसर्न है, डिस्कशन करना है, हम एक लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट डिस्कशन करने के लिए एक बिल लेकर आती है, एक पेपर लेकर आती है, हम इस बात पे चर्चा करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, हमें ध्यान रखना है कि ये पैसा गलत तरीके से कमाया ना जाए और वो इंडिया के बाहर ना जाए, तो उसके ऊपर डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स जो है वो उसको ओके करते हैं, हाँ जी ये लॉ आना चाहिए, एक्ट बनना चाहिए। जब इसको पास कर दिया जाता है, ओके कर देते हैं, प्रेसिडेंट ओके कर देता है, तब ये एक्ट बन जाता है और सब पे अप्लाई कर जाता है। अगर एक्ट की बात करें तो एक्ट के अंदर सारी की सारी बातें नहीं लिखी जा सकती, पूरा थोड़ा ना सब कुछ लिख देंगे कि कैसे प्रोसीजर रहेंगे, कैसे काम होगा। अब यहाँ पे कुछ पावर्स, एक्ट के अंदर कुछ पावर्स दी जाती है सिटिंग गवर्नमेंट को कि आपको इस एक्ट को अप्लाई करवाना है पूरे इंडिया पे, सारे इसको मानना है, ये जो बात लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट के बारे में एक्ट आ गया, उसको अप्लाई करवाना है, बड़ी सारे काम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ पावर चली जाती है गवर्नमेंट के पास, जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनको बोल जाता है आप रूल्स को बनाएंगे, एक्ट को अप्लाई करवाने के लिए आप रूल्स को बनाएंगे। अब ये रूल्स जो है ये सेकेंडरी है टू द एक्ट, ये एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, एक्ट के दायरे में रह के रूल्स बनाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्ट बोलता है, कंपनी एक्ट की बात करते हैं कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, अब वही रूल्स के अंदर कुछ बातें और एडिशनल बता देगी गवर्नमेंट कि इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर होगा ना उसने कभी डिफॉल्ट ना करा हो, कोई मॉरल टर्पिट्यूड, उसके ऊपर कोई केस वगैरह ना हो, इम्प्रिजनमेंट ना हो, बड़ी सारी बातें वो बोल जाएगा, जो भी गवर्नमेंट को ठीक लगता है तो वो रूल्स के फॉर्म में उसको बता देगी। अच्छा वही अगर फॉर्म्स की बात करें तो फॉर्म्स के अंदर एक तरह का फॉर्मेट होता है। अगर आपको बोल दिया गया कि कंपनी हो तो आपको बैलेंस शीट वगैरह स्टेटमेंट्स बनानी है, तो उसके रिस्पेक्ट में फॉर्म नंबर दिए जाते हैं कि इस फॉर्म के अंदर आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन की बात करते हैं। नोटिफिकेशन क्या होता है, आपका एक्ट बन गया, अब एक्ट में कोई अमेंडमेंट वगैरह करना है या फिर एक्ट के अंदर कुछ पावर्स दे रखे हैं गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल जब भी कोई एक्ट बनता है ना तो उसमें बोल देते हैं कि गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू इस एक्ट को इस किसी भी डेट से अप्लाई कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। ये एक्ट पास हो चुका है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ओके कर दिया, इसको अगर किसी आगे की डेट से नोटिफाई करना है तो गवर्नमेंट के पास वो पावर है। तो एक्ट के अंदर ही गवर्नमेंट को पावर दे देते हैं कि आप नोटिफिकेशन के थ्रू इस एक्ट के सेक्शंस को या फिर इस एक्ट को किसी लेटर डेट पे अप्लाई करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई एक्ट बन गया उसमें कोई चेंजेस करने, अमेंडमेंट्स करनी है तो वो भी नोटिफिकेशन की फॉर्म में करा जाता है। तो ये एज गुड एज नोटिफिकेशन, एज गुड एज एक्ट ही होता है, एक्ट के इक्वल एक्ट ही माना जाएगा इसको। चेंजेस करेंगे तो सबसे अप्रूवल लिया होगा ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह से, तो एक्ट बनाया उसमें अगर कोई चेंजेस वगैरह इंपॉर्टेंट बात है तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू पास करे जाते हैं। रूल्स की बात करें तो वो सेकेंडरी है टू द एक्ट, इसके अंदर प्रोसीजर्स वगैरह लिखे होंगे। फॉर्म्स हो गया, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें उसके रिस्पेक्ट में कोई फॉर्म नंबर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है तो उसका एक फॉर्म नंबर दे दिया कि इसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन दे देना जो भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर रजिस्ट्रार बैठा हुआ है, ठीक है। चलो सर्कुलर्स की बात करते हैं। सर्कुलर्स क्या होता है, तो सर्कुलर्स एक तरह का इंटरनल होता है डिपार्टमेंट का। अगर हम बात करें इनकम टैक्स एक्ट की तो इनकम टैक्स एक्ट तो लॉ बन गया, वो सबको मानना पड़ेगा। अब जो उसको अप्लाई करवाता है, जो पैसे को रिकवर करता है, वो है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, देखो डिस्प्यूट तो आते रहता है ना इनकम टैक्स में, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अपने लोगों को बोलता है, जो अपने यहाँ पे इनकम टैक्स के ऑफिसर बैठे हैं वो सर्कुलर निकालता है। इस पॉइंट के ऊपर बड़े केसेस आ रहे हैं तो हमें लगता है कि इसका करेक्ट जो स्टैंड है वो ये होना चाहिए, आपको इस बात पे स्टिक करना चाहिए जो भी उनको लगता है। अब सर्कुलर डिपार्टमेंट ने अपने एम्प्लॉयज के लिए निकाले गए, क्या सर्कुलर्स हमारे ऊपर बाइंडिंग है? तो नहीं, सर्कुलर्स की कोई लीगल बैटिंग नहीं है ना, कोई लीगल बैकिंग ही नहीं है।
इसके अंदर कौन सा पार्लियामेंट में जाके आपने ओके करवाया, ये तो आपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर इश्यू करवा दिया, तो हमारे ऊपर सर्कुलर्स अप्लाई नहीं करते। सर्कुलर्स एक क्लैरिफिकेशन है, एक एक्सप्लेनेशन है। अगर मेरे को लगता है कि लॉ के अंदर कुछ एम्बिग्विटी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, लग रहा है कि ये भी कह रहा है वो भी कह रहा है, एम्बिग्विटी है, सर्कुलर्स के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो एक स्टैंड लेता है कि हमारे हिसाब से करेक्ट ट्रीटमेंट ये है। अब ये करेक्ट ट्रीटमेंट मानना है नहीं मानना, इसके ऊपर मेरे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। अगर मेरे को लगेगा कि हाँ जी ठीक है तो मैं मान लूंगा, अगर मेरे को लगता है गलत है तो मैं कोर्ट में जाके इसको चैलेंज कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। अच्छा, एक और वर्ड आता है जो कि है रेगुलेशन। तो हमारे जो एक्ट बनते हैं ना, कभी कभी इसके अंदर कोई बॉडी को बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक रेगुलेटरी बॉडी बनती है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। सेबी हो गया जो कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करता है। पीएफआरडी हो गया जो पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो जब रेगुलेटरी बॉडी को बनाया जाता है, बोल रहे हैं भैया पेंशन, पीएफआरडी को बोल रहे हैं पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करो, कह रहा मैं पेंशन सेक्टर को कैसे रेगुलेट करूं, मेरे को पावर्स दो ना कुछ, मैं मेरे लोग बात ही नहीं मानते, मैं कैसे उनको रेगुलेट करूं। तो यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज को पावर दे दी जाती है एक्ट के फॉर्म में। एक्ट में बोला हुआ है कि हाँ ये रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेशंस निकाल के अपनी बात को मनवा सकती है। समझ में आती है बात? तो रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेशंस निकालती है, चाहे वो सेबी हो चाहे वो पीएफआरडी हो। समझ में आता है? चलो अब हम इसको पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट के बारे में। ये बेसिक डिस्कशन के बाद एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखेंगे। चलो एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। एन एक्ट इज अ फॉर्मल प्रपोजल प्रेजेंटेड, डिबेटेड एंड अप्रूव्ड बाय अ लेजिस्लेटिव बॉडी। आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको अप्रूव करता है ना, वो लॉ बनाने की उनके पास पावर है, एक्ट बनाने की उनके पास पावर है। ठीक है, एक्ट ये हो गए। अगर रूल्स की बात करें तो एक्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क देता है, वो सारी की सारी बात नहीं बता सकता, तो इसके रिस्पेक्ट में रूल्स बनाए जाते हैं, तो गवर्नमेंट बनाती है, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है। एज एन एक्ट प्रोवाइड अ ब्रॉड लीगल फ्रेमवर्क अचीविंग अ थॉरो एंड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज अक्रॉस कॉम्प्लिकेटेड मैनर्स कैन बी चैलेंजिंग। सारा का सारा काम एक्ट से नहीं हो सकता। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर द एक्ट टू encompass every minute details of the subject matter. Doing so could result in lengthy and tedious document. अगर ऐसा करेंगे एक्ट में सब कुछ लिखेंगे तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बन जाएगा। So there is a requirement for the enactment of rules. तब रूल्स को बनाए जाते हैं for defining the procedures of performing and implementing the act. एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। चलो, रूल्स आर इनहेरिटेंटली सेकेंडरी टू द पेरेंट एक्ट। पेरेंट एक्ट के अंदर रह के काम करेंगे, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है, फॉर्म्स की बात करें, स्पेसिफिकली हम कंपनी एक्ट की बात करते हैं, तो अलग अलग फॉर्म्स को फाइल करना होता है। अगर आपको डायरेक्टर वगैरह को अपॉइंट करना है तो ऐसे डी करके कुछ फॉर्म बनता है, डीबीटी फॉर्म बनता है। ऐसे ही आपका ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो एडीटी करके फॉर्म, अच्छा डीआईआर होता है, ठीक है, डायरेक्टर का। ऐसे अगर ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो एडीटी करके फॉर्म होता है, उनको फाइल करना होता है। इन्फॉर्मेशन देने का एक तरीका है, ठीक है ना। गवर्नमेंट करिए हम ध्यान कैसे रखें, हमें फॉर्म इन्फॉर्मेशन दो ना, तो यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स को इशू कर दिया जाता है। अच्छा, जो आपका इनकम टैक्स है, जो इनकम टैक्स की रिटर्न आते हैं, वो भी तो एक फॉर्म ही है। उस फॉर्मेट में आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, आपकी कितनी इनकम है बताओ मेरे को। ठीक है, नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में गवर्नमेंट पब्लिश करती है, जिसके बारे में लॉ से कहीं ना कहीं उनको पावर मिली होती है। या तो वो अप्रूव होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, कोई अमेंडमेंट वगैरह आती है, या फिर एक्ट के अंदर ही पावर होती है कि गवर्नमेंट आगे कोई नोटिफिकेशन निकाल सकती है। तो यहाँ पर एक्ट में उनको पावर दे दी जाती है नोटिफिकेशन निकालने की। तो नोटिफिकेशन एज गुड एज, मतलब पूरा एक्ट ही है, एक्ट ही मान के चलेंगे आप। इट इज अ पार्ट ऑफ अ एक्ट एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द स्टेक होल्डर्स। ओके, सर्कुलर्स की बात करते हैं। अ सर्कुलर इज इशूड बाय द बोर्ड और हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये क्लैरिफिकेशन है, एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्रिटेशन है, उनके हिसाब से। जो बोर्ड है ना, जो डिपार्टमेंट है, उसको लगता है जो एक्ट में लिखा गया है उसका पर्पस है, उसका इंटेंट है, उनके हिसाब से हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। हम कह रहे हैं भाई हमारे ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है, हम जाके इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। चलो, अब एक वर्ड आया, मैंने ना इंटरचेंजेबली बोला कि एक्ट भी होता है, लॉ भी होता है, तो लॉ का जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सारी चीजों को अगर मिला दें हम, एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन, तो उसको लॉ बोलते हैं। तो हमारे आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में बता रखा है लॉ का मतलब क्या है। कोई ऑर्डिनेंस है, कोई ऑर्डर है, बायलॉज है, रूल्स है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, कस्टम है, यूजेज दैट होल्ड द फोर्स ऑफ लॉ, मतलब लॉ को फोर्स करवा सके जो बातें, उनको लॉ बोलते हैं। अब सर्कुलर्स के बारे में बोलेंगे, क्या सर्कुलर लॉ है? तो सर्कुलर लॉ नहीं है, क्योंकि उसके पास वो फोर्स नहीं करवा सकते। वो डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया, वो लोगों पे फोर्स नहीं करवा सकते। चलो, कंपनीज एक्ट की बात करते हैं। तो कंपनीज एक्ट की बात करें, ये लॉ है। अब इसके अंदर जो डिवीजन कर रखा है,
बेटर इंटरप्रिटेशन के लिए इसको 29 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। अलग अलग जगह बातें बोली हुई हैं, जैसे एक चैप्टर में लिखा हुआ है कि डिविडेंड्स अगर आपको बांटने हैं तो बातें माननी पड़ेगी, इस चैप्टर को रेफर कर लो। ऐसे अगर आपको डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है तो उसके रिस्पेक्ट में एक चैप्टर है, आपको कंपनी का फॉर्मेशन करना है उसके रिस्पेक्ट में एक चैप्टर है, आपको बाहर से पैसा रेज करना है, लोगों से पैसा रेज करना है तो उसके रिस्पेक्ट में एक चैप्टर है। तो 29 चैप्टर। अच्छा, आपका अगर डिस्प्यूट वगैरह होता है तो वो डिस्प्यूट कैसे सेटल होगा उसके रिस्पेक्ट में एक चैप्टर है। मतलब उस चैप्टर के अंदर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अगेंस्ट लॉ लिखे हुए हैं, सेक्शंस बने हुए हैं, तो आप उसको पढ़ के जो भी आपको दिक्कत आ रही है उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बेटर इंटरप्रिटेशन, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन चैप्टर्स को बना रखा है। इसके साथ साथ इन टोटल 29 चैप्टर्स के अंदर 470 सेक्शंस है। अब 470, हर एक सेक्शन एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील करता है। अगर आपको प्रोस्पेक्टस के थ्रू पैसे को रेज करना है तो उसके बारे में एक सेक्शन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपको अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो एक सेक्शन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपको डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट कहती है आपको सोसाइटी के लिए भी थोड़ा बहुत काम करना है, उसके रिस्पेक्ट में एक सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 135। ऐसे अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। इसके साथ साथ आते हैं कुछ स्केड्यूल्स। ये स्केड्यूल क्या है, शेड्यूल क्या होते हैं? तो जैसे फॉर्म के अंदर आप इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को सबमिट करें, शेड्यूल के अंदर कुछ फॉर्मेट्स दे रखे हैं। आप इन फॉर्मेट्स को फॉलो करेंगे और फॉलो करके आप गवर्नमेंट को या फिर गवर्नमेंट को फिर पब्लिक को इंफॉर्मेशन मुहैया करवाएंगे। साथ साथ शेड्यूल के अंदर और भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको आपको फॉलो करना है। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है एक कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या बातें लिखी जाएंगी वो इस शेड्यूल में बता रखी है। शेड्यूल नंबर आपका जो 1 है। फिर ऐसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है जो कि एक कंपनी के बायलॉज होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आप कंपनी का नाम बताते हैं, कंपनी किस लिए बनी है, कंपनी का एड्रेस क्या है, प्रमोटर्स कौन कौन है। वही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के रिस्पेक्ट में कुछ रूल्स बताए जाते हैं कि ट्रांसफर ऑफ शेयर करने तो क्या प्रोसीजर रहेगा, अगर कॉल्स इन एडवांस आगे कॉल्स इन एरियर है उस पर क्या इंटरेस्ट वगैरह देंगे। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन थोड़ा सा बड़ा सा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के रिस्पेक्ट में रूल्स बताता है कि कंपनी किस तरीके से काम करेगी, ठीक है। ऐसे शेड्यूल के अंदर और भी बातें बोल रही है जिसको अभी हम पढ़ेंगे। आपके सामने है पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट, चैप्टर के फॉर्म में डिवीजन कर रखा है और सेक्शन नंबर बता रखा है। इसका रेलिवेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि आप जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन लेता है और हिस्ट्री के अंदर जितने भी एग्जामिनेशन हो सब के अंदर सेक्शन नंबर से क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो आज के दिन से अगर आप कंपनी एक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग लेंगे हर एक पार्ट की, हर एक सेक्शन की, हर एक चैप्टर की। साथ ही साथ आप सेक्शन नंबर को भी याद करने का कोशिश करेंगे। मैं कहूंगा अगर आपको एग्जाम निकालना है तो सेक्शन नंबर को रट्टा लगाना पड़ेगा। आप जब पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको सेक्शन नंबर भी याद होते रहेंगे। अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो यहाँ पर प्रीलिमिनरी बात है कि भाई पर्पस क्या है, कंपनीज एक्ट का क्यों बनाया गया। सेक्शन नंबर 2 के अंदर डेफिनेशन दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 2 है कि इनकॉर्पोरेट कैसी करी जाएगी एक कंपनी। चैप्टर नंबर 3 है जिसके अंदर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में बातें कर रखी है। आपको अगर पब्लिक से पैसा लेना है तो उसके क्या प्रोसीजर्स है, ठीक है। ऐसे अलग अलग चैप्टर्स है, आपके टोटल 29 चैप्टर्स है, आपको रट्टा लगाना है। सबका नाम आपको पता होना चाहिए। कोशिश करेंगे कि सेक्शन की रेंज भी याद हो जाए, बाकी जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो इंडिविजुअल सेक्शन में से आएंगे। ओके, चलो अब आपके सामने आते हैं स्केड्यूल। स्केड्यूल आप जो भी इस समय पढ़ने वाले हैं सिर्फ उतना ही आपको याद करना है। शेड्यूल 1 की अगर बात करें तो यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर लिखी जाएंगी। अब इसके अंदर अलग अलग टेबल है, टेबल ए से लेके टेबल जे तक है। ये इतना डिफरेंस क्यों है, ये इतना मतलब ज्यादा टेबल क्यों दे रखे हैं? तो इसके अंदर अलग अलग टाइप की कंपनी फॉर्म हो सकती है। एक कंपनी होती है जो कि है लिमिटेड बाय शेयर्स। आप कंपनी फॉर्म कर रहे हैं जिसके अंदर मेंबर्स जो भी शेयर होल्डर्स है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है जितना उन्होंने शेयर कैपिटल कमिट कर रखा है। अगर शेयर कैपिटल बोला कि हाँ मैं 10 रुपए का शेयर लूंगा और अभी तक कंपनी ने 2 रुपए मांगे हैं तो मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है बैलेंस 8 रुपीज तक। मैंने बोला कि 10 रुपए का शेयर मेरा है, 2 रुपए मैं कंपनी को दे चुका हूँ, बैलेंस 8 रुपए की मेरी लाइबिलिटी रहती है, लिमिटेड है, इससे ऊपर मेरे से पैसे नहीं मांगे जा सकते अगर मैं मेंबर हूँ। ऐसी अलग टाइप की कंपनी होती है। एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसके अंदर आप गारंटी देते हो, हाँ जी दिक्कत आती है कोई तो 1 लाख रुपए की गारंटी मैं देता हूँ, मैं दूंगा, अगर दिक्कत आना दो मेरे से 1 लाख रुपए आप ले लेना, ये गारंटी है। या फिर कुछ कंपनी होती है जो कि अनलिमिटेड कंपनी होती है। इसके अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कोई केस वगैरह हो जाता है आपके ऊपर
चाहे 100 करोड़ की आपकी लाइबिलिटी आ जाए, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो आप फिर जाइए बैंकरप्सी डिक्लेयर वगैरह करिए। ठीक है, तो इसके अंदर फॉर्मेट दे रखे हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। टेबल ए के अंदर दे रखा है जो मोस्ट फेमस है, जिस फॉर्म में कंपनी फंक्शन करती है जनरली, वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जनरली आपने जो कंपनी के बारे में सुना होगा वो शेयर्स की तरह, शेयर से लिमिटेड ही रहती है, लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। ठीक है, एक कंपनी होती है जो लिमिटेड बाय गारंटी है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कि भाई गारंटी है, अगर कोई दिक्कत आएगी तो गारंटी जिसने दे रखा है वो पेमेंट कर देगा। उसके रिस्पेक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉर्मेट्स वगैरह है, वो टेबल बी में दे रखे हैं। ठीक है, टेबल सी में दे रखा है जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है बट शेयर कैपिटल भी है उसकी। ठीक है, अगर इस फॉर्म में आप फंक्शन करना चाहते हैं कि आप लिमिटेड बाय गारंटी है बट आपने शेयर कैपिटल भी इशू कर रखा है, तो टेबल सी को मानते हुए आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाएंगे, जो फॉर्मेट है वहां पे दे रखा है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, टेबल डी की बात करें तो वो अनलिमिटेड कंपनीज के रिस्पेक्ट में फॉर्मेट्स वगैरह जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ऐसे ही टेबल ई है अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल एफ है जिसके अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। अच्छा, ऊपर जो हम बात करते हैं यहाँ पर एमओए की बात थी, ये एमओए की बात थी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और टेबल एफ से बात स्टार्ट हो जाती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डिटेल्स दे रखी है। आप जाएंगे एमसीए की वेबसाइट पर, ई बुक को चेक करेंगे, ई बुक है जो कंपनी सेट की सारी डिटेल्स दे रखे हैं। आप जब नीचे नीचे जाएंगे तो सबसे नीचे स्केड्यूल्स दे रखे हैं, आप इन स्केड्यूल्स को जाके क्लिक करेंगे तो आपको पूरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिखाई देगा कि उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं। आप उसमें सर्च करेंगे कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कैसे होता है, उसमें कॉल्स इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट देना है, कॉल्स इन एरियर पे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं वगैरह, वो सारी बातें इसमें लिख रखी है। आपके एग्जामिनेशन के लिए अगर मेरे को दो टेबल चूज करने हैं तो वो दो टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, एक टेबल ए जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और एक है टेबल एफ जिसके अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दे रखा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है फॉर अ कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स। ये दोनों आपके लिए बहुत रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सारे के सारे टेबल्स को एक बार रीड कर लेंगे कि किन के रिस्पेक्ट में बना रखा है, एक बार रीड कर लेंगे काफी है। चलो, स्केड्यूल 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर दे रखा है डेप्रिसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन। आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे तो वहां पर डेप्रिसिएशन, जो भी आपके एसेट्स वगैरह हैं उनको डेप्रिसिएट करते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है सेक्शन नंबर 123, जो कि डिविडेंड्स के बारे में बात करता है। अब डिविडेंड्स की अगर हम बात करें तो डिविडेंड्स के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में कि आप डिविडेंड तभी देंगे जब आपने प्रॉफिट निकाला होगा, और प्रॉफिट कैसे निकालना है आपको, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तब डेप्रिसिएशन की बात आ गई, तो डेप्रिसिएशन निकालना कैसे है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है स्केड्यूल 2 के अंदर कि डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करी जाएगी, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स क्या है उसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन का एक रेट निकाला जाएगा। ठीक है, स्केड्यूल 3 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, जिसके अंदर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दे रखा है। आप कोई भी बैलेंस शीट को आज के टाइम पे गूगल पे जाके डाउनलोड करो, सबके ऊपर लिखा होगा कंपनी वाली, लिखा होगा भाई शेड्यूल 3 को हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें डिवीजन भी बताएंगे। सर हमें बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, ये डिवीजन हमें समझ में नहीं आता। तो डिवीजन 1 वो फॉर्मेट है उन एंटिटीज के लिए जो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट, जो अपनी अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इशू करता था, उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नोटिफाई करती थी, उसको फॉलो करके अगर अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उनको डिवीजन 1 को फॉलो करते हुए शेड्यूल 3 के अंदर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को बनाना है। वहीं कुछ एंटिटीज है, बड़ी एंटिटी है जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, इंड एएस को फॉलो करती है। अब इंड एएस लिस्टेड एंटिटीज जनरली और बड़ी एंटिटी पे अप्लाई करता है, जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, जो सारे के सारे सिमिलर है। हमारे क्या कहते हैं, ग्लोबली कह रहे हैं कि एक ही टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, क्या कहते हैं, अलग अलग कंट्री वाले अलग अलग कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इसीलिए अगर सबका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सबका अकाउंटिंग का तरीका सेम रहेगा तो बेटर तरीके से इंटरप्रिटेशन हो पाएगा। तो हमारी इंडिया ने बोला हाँ जी, एक हम फॉर्मेट दे रहे हैं डिवीजन 2 का, जिसमें बड़ी कंपनी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो सकती है, तो ये बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे शेड्यूल 3 के डिवीजन 2 को फॉलो करते हैं, जिनको इंड एएस को फॉलो करना है। इंड एएस को भी, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नोटिफाई करती है, इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अगर आपको ये जानना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस पे अप्लाई होते हैं और इंड एएस किस पे अप्लाई होता है, तो आप अकाउंटिंग
अकाउंटेंसी के लेक्चर्स को जाकर रेफर करेंगे, वहां पर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है किन एंटिटीज को इंड एस लगाने हैं और किन एंटिटीज पे एएस लगते हैं। चलो, ऐसे ही शेड्यूल 3 का एक डिवीजन 3 है। ये डिवीजन 3 स्पेसिफिकली एनबीएफसी के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, उनके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा अलग फॉर्मेट दे रखा है कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है। ठीक है, अगला शेड्यूल आता है शेड्यूल 4, जिसके अंदर कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दे रखा है। आपका डायरेक्टर्स का सेक्शन है सेक्शन नंबर 149, जिसके अंदर सब सेक्शन 4 के अंदर लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपको अपॉइंट करना है, और सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि आपको कोड ऑफ कंडक्ट दे रखा है हमने शेड्यूल 4 के अंदर, उसको फॉलो करना है। तो सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ये कोड को मानते हुए काम करना है। ठीक है, शेड्यूल 5 की बात करें तो इसमें कंडीशंस दे रखी है, आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर्स को अपॉइंट करना है, उसके रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसमें आपको रेफर करना है सेक्शन नंबर 196 एंड 197। इनकी अपॉइंटमेंट्स के बारे में, कंडीशंस के बारे में सारी चर्चा इस सेक्शन में बोल रखा है कि जाओ शेड्यूल 5 को जाके पढ़ो, वहां पे हमने कंडीशन दे रखी है, उसको फॉलो करते आपको अपॉइंटमेंट करना है। ओके, शेड्यूल 6 आता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते क्या है। तो इसके रिस्पेक्ट में एक सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 55, जो बोलता है प्रेफरेंस शेयर्स के इश्यूएंस के बारे में। अब प्रेफरेंस शेयर्स का इशू का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से क्या लेना देना, तो आपका जो प्रेफरेंस शेयर्स इंडिया में इशू होता है वो रिडीमेबल होता है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते, और प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का भी टाइम की लिमिट है कंपनी एक्ट के अंदर कि आपको 20 साल के अंदर अंदर रिडीम करना है। वहीं गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट ने देखा यार हमारा इंडिया भी डेवलप कर रहा है, हमें इंफ्रा के प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसा चाहिए, तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने बोला आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं 30 साल के बाद जो रिडीम हो सकते हैं। मतलब 20 ईयर्स था ना सबके लिए लिमिट, बोला इंफ्रा अगर प्रोजेक्ट्स है तो वो इशू कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर जो 30 ईयर्स तक रिडीम हो जाएंगे, 30 ईयर्स तक रिडीम हो सकते हैं। तो समझ में आता है, यहाँ पे क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं क्या। तो वहां पे लिखा भाई कि हाँ जी इंफ्रा के लिए हम 30 ईयर्स का लिमिट लगा रहे हैं, क्या इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए जाकर रेफर करेंगे आप शेड्यूल 6। आखिरी शेड्यूल आता है जो कि है शेड्यूल 7, जिसके अंदर लिखा हुआ है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जो कि है सेक्शन नंबर 135। अब सेक्शन नंबर 135 के अंदर लिखा हुआ है कि एक कंपनी जो बड़ी कंपनी है उसके भी पैरामीटर्स दे रखी, कौन सी बड़ी कंपनी है वो प्रॉफिट्स वगैरह कमाती है तो सोसाइटी के लिए उसको कुछ खर्चा करना चाहिए, सोसाइटी पे खर्चा करना चाहिए। ये थोड़ा ना हर एक प्रॉफिट कमा के घर ले जाओ पार्टियां करो, तो बोला इसके अंदर सोसाइटी के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा आपके प्रॉफिट का 2%। ये प्रॉफिट भी कैसे निकलेगा, लास्ट 3 ईयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ रहा है उसका 2% आपको स्पेंड करना पड़ेगा सोसाइटी के लिए। अब वो कह रहे हैं भाई सोसाइटी के लिए कैसे स्पेंड होगा, कैसे पता चलेगा हम सोसाइटी पे खर्चा कर रहे हैं। अब हम क्या मतलब कोई क्लब वगैरह खोल दे जहाँ पे लोग पार्टियां करें, जहाँ पे लोग आके क्रिकेट खेले, कह रहे नहीं, सोसाइटी पे जो खर्चा होगा उसका तरीका बताएगा कि आपको एजुकेशन पे खर्चा करना है, वुमेन एम्पावरमेंट पे खर्चा करना है। तो ये जो लिस्ट दी गई है कि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या क्वालिफाई करेगा, वो दे रखा है शेड्यूल 7 के अंदर। शेड्यूल 7 के अंदर वो लिस्ट दे रखी है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा कि कंपनीज एक्ट का पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया, क्या स्ट्रक्चर है मोटा मोटा कंपनीज एक्ट का। आगे जाके अब हम कंपनीज एक्ट के बेसिक को समझेंगे, बेसिक डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को समझेंगे, और फिर हम मेन टेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे कि कंपनीज एक्ट के अलग अलग चैप्टर्स में क्या दे रखा है। ये इंट्रोडक्शन का सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको आगे ढेर सारे चैप्टर्स के पढ़ाई के समय हम मिलते रहेंगे। ओके टाटा, बाय बाय।